आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार। प्यारे बच्चों, जितनी हमने कविताएं पढ़ी 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, सारी कविताओं में अलंकार आए हैं और आगे आने वाली कक्षाओं में भी जब आप आगे हिंदी पढ़ेंगे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें भी अलंकार आते हैं और आपकी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है अलंकार। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं अलंकार। इसके नाम से ही स्पष्ट है, अलम प्लस कार मतलब गहना। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो उसका मतलब होता है गहना। जिस तरह से आभूषण या गहने पहनकर शरीर की शोभा बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही कवि जब कविता लिखता है और उसमें अलंकार का प्रयोग करता है तो उसकी भी सुंदरता कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इनके नाम से ही स्पष्ट है, जब शब्दों में अलंकार हो तो शब्दालंकार, और जब अर्थों में अलंकार हो, अर्थ में अलंकार आए तो वो अर्थालंकार कहलाता है। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनु, इसके नाम से ही स्पष्ट है, अनु का मतलब होता है छोटा, और हमारी हिंदी विषय में सबसे छोटा होता है वर्ण। क, ख, ग, ये सब हमारी वर्णमाला। जब इन वर्णों की आवृत्ति होती है काव्य की पंक्तियों में तो वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो अनुप्रास 5 प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ इसका छोटा रूप पढ़ेंगे कि अलंकार कहाँ आता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो। इसका उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। इस पंक्ति को ध्यान से देखो। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। शब्दों का पहला वर्ण बार बार आया है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से और भी उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, र र र बार बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और ये हर कविता में आता है। तो ये समझ आ गया, वर्णों की जहां आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा देखते हैं, यमक अलंकार। ये भी एक शब्द अलंकार है। यमक का मतलब होता है दो शब्द जहां पर आए। ये क्या था? वर्ण था। ये क्या है? शब्द। दो शब्द बिल्कुल एक जैसे, एक ही पंक्ति में 2 शब्द आते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार आता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब इस पंक्ति में देखो, घटा घटा, काली घटा, यहां इस घटा का मतलब है बादल और इस घटा का मतलब है कम होना। यानी शब्द 2 हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। तो इस तरह से 2 शब्द आए एक ही पंक्ति में लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर यमक अलंकार आता है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अनुप्रास कहाँ आएगा? जहां वर्णों की आवृत्ति हो, क ख ग त थ, इस तरह के जो वर्णमाला है हमारी, वर्णों की जहां आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास, और जहां शब्द 2 बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार कहलाता है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, उस पंक्ति में भी कनक
का मतलब एक जगह सोना है, दूसरे कनक का मतलब धतूरा है, तो वहां पर भी यमक अलंकार आता है। तीसरा शब्दालंकार हम देखेंगे श्लेष। श्लेष शब्द का मतलब ही चिपका हुआ, चिपका होना। जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हों, शब्द एक है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ चिपके हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ये भी उदाहरण से हम समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी जो शब्द है ये मोती, मानुष और चून के लिए अलग अलग अर्थों में आया है। तो शब्द एक है पानी, लेकिन इसके अर्थ मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। एक ही शब्द लेकिन उसके कई अर्थ चिपके होना, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, यमक में दो शब्द अर्थ अलग अलग, श्लेष में एक ही शब्द के कई सारे अर्थ चिपके रहना, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। और ये सब शब्द अलंकार है, इनमें शब्दों से ही सुंदरता बढ़ रही है, शब्दों में ही अलंकार यहाँ पर आया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अर्थालंकार। जहां पंक्ति में शब्द तो है लेकिन अलंकार कहाँ है? अर्थ के अंदर। उस शब्द का जब अर्थ करेंगे तब अलंकार निकलता है, तो उनको अर्थालंकार कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में समानता बताई जाती है दो चीजों में, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। इन दोनों की तुलना करी जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना करी जाती है, समानता की वजह से, किसी गुण की वजह से, तो वहां उपमा अलंकार आता है। और उपमा अलंकार की पहचान हमेशा होती है जहां पर इस तरह के शब्द है, सा, सी, सम, इस तरह के शब्द पंक्ति में देखे जाते हैं। तो उस पंक्ति को अगर ना पता है तो भी सा, सी, सम इस तरह के शब्द अगर दिखाई देते हैं तो वहां उपमा अलंकार हमेशा होता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। नवनीत सा, पहले तो ये देखो इस पंक्ति में सा शब्द आया है तो उपमा अलंकार है। इसमें नवनीत सा कोमल है, क्या कोमल है? हृदय, यानी हृदय और नवनीत होता है मक्खन। हृदय कैसा है? मक्खन जैसा कोमल है, यानी हृदय को मक्खन जैसा बताया गया है, तुलना करी गई है, समानता कि हृदय जो है मक्खन के समान है, कोमल है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार आया है, उपमेय की उपमान से तुलना। हृदय उपमेय है और उपमान है नवनीत, दोनों की समानता बताई गई है कि ये इसकी तरह ही है बिल्कुल और ये इस जैसा है बिल्कुल। हृदय नवनीत सा है, मक्खन सा है, कोमल है। अगला देखते हैं रूपक। रूपक अलंकार में दो शब्दों में उपमेय और उपमान होता है, लेकिन उसमें समानता नहीं दिखाई जाती, उसमें आरोप लगाया जाता है कि समान नहीं है, वो वैसा ही है। ये रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार की पहचान होती है उपमेय और उपमान के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह आता है और रूपी अर्थ निकलता है उसका। देखो, चरण कमल बंदो हरि राई। बंदो होता है वंदना, हरि भगवान। चरण कमल, चरण होते हैं पैर, कमल पैर नहीं है, कमल ही है, उनमें मैं वंदना करता हूं। यानी भगवान के कमल रूपी चरण, रूपी अर्थ निकलता है
मतलब वो चरण नहीं है, क्या है, कमल ही है। कमल रूपी चरणों में मैं वंदना करता हूं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार में योजक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है चरण कमल के बीच में, ये देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, छोटा सा योजक चिन्ह आता है, ये इसकी पहचान है रूपक अलंकार की। और रूपी अर्थ निकल रहा है कमल रूपी चरण, तो ये इसकी पहचान है रूपक अलंकार की। अगर ना समझ आए तो जहां योजक चिन्ह लगा हो, दो शब्दों के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह लगा है और दोनों में आरोप लगाया गया है कि ये चरण नहीं है, ये कमल ही है, तो वहां पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा में क्या आता है, सा सी सम, और रूपक में योजक चिन्ह आता है। अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, इस अलंकार की पहचान है कि कवि कल्पना करने के लिए कहता है और इसमें शब्द आते हैं मनु, मानो, जनु, जानो, मान लो ऐसा हुआ, या जानो, या कल्पना करो कि वो इस तरह दिख रहा था, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। पंक्ति देखिए, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। कोई युद्ध की पंक्ति है, कवि युद्ध का वर्णन करते हुए लिखता है कि दुश्मन मर गया, उसका सिर ऐसे फटा कि मान लो अरुण रंग का कोई घड़ा टूट गया हो। अरुण होता है लाल, लाल रंग का घड़ा फूट गया और लाल रंग निकल गया। उसका सिर जब फटा तो वो ऐसा लग रहा था, मान लो, कल्पना कर लो, तो वहां क्या आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है यहां पर। इसी तरह से आगे मानवीकरण अलंकार, नाम से ही स्पष्ट है, मान की तरह। जब जड़ प्रकृति को, जिनमें जीव नहीं है, जड़ प्रकृति को मानव की तरह क्रिया करते हुए, मानव की तरह क्रिया करते हुए कवि कोई भी पंक्ति का वर्णन करता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। मेघ क्या होता है, बादल। बादल प्रकृति है और वो अपने आप ही चलते रहते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा बनते ठनते नहीं है, इंसान की तरह सजते नहीं है, लेकिन कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि बादल आए और बड़े ही बन ठन के संवर के, यानी बहुत ही सज धज के आए हैं। तो यहाँ पर बादलों को मानव की तरह क्रिया करते हुए कवि ने वर्णन किया है, तो यहाँ पर आया है मानवीकरण अलंकार। समझ आ गया? जड़ प्रकृति को जब कवि मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए वर्णित करता है, पंक्तियों में दिखाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार आता है। आगे हम अगला अर्थ अलंकार देखते हैं, अतिशयोक्ति। नाम से ही स्पष्ट है, अति। अति मतलब बहुत ज्यादा, शोक्ति वर्णन कर देना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज बताना जो अविश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, वो होता है अतिशयोक्ति, अति कर देना। उदाहरण से समझते हैं, हनुमान की पूंछ को लग न पाई आग, लंका शिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हनुमान की पूंछ को आग भी नहीं लग पाई थी कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। इतनी जल्दी हुआ कि उसकी पूंछ में आग भी नहीं लगी कि लंका ही जल गई। यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना, अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बड़ाई कर देना, ये हम कह सकते हैं। तो वहां क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है विभावना अलंकार। विभावना, बिना भावना के, बिना कारण, मतलब बिना कारण कार्य हो जाना, बिना कारण के ही कार्य हो जाना विभावना अलंकार होता है। इसके नाम से ही विभावना,
बिना कारण। देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। यानी पग होता है पैर, बिना पैरों के चलना, सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुन लेना, कर बिनु करम, कर होते हैं हाथ, हाथ के बिना कार्य कर लेना, और करे विधि नाना, तरह तरह के चीजें कर लेना। तो ये होता है विभावना अलंकार, बिना कारण के ही कार्य हो जाना, विभावना अलंकार होता है। आगे अर्थ अलंकार का अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह मतलब डाउट, जहां पर क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो कि ये चीज क्या है, संदेह रहना, वहां पर संदेह अलंकार होता है। कोई पंक्ति पढ़ते ही यूं लगता है, जैसे उदाहरण से ही समझ लेते हैं, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि साड़ी में नारी है या नारी के अंदर साड़ी है, या साड़ी के बीच में नारी खड़ी है, या नारी जो है वो साड़ी पहन रखी है। डाउट है, संदेह है, स्पष्ट नहीं हो रही है बात, तो वहां क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। तो ये सब आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अलंकार क्या होता है, गहना, बहुत ही कविता की सुंदरता जो बढ़ा देता है वो अलंकार होता है, और ये हर कविता में आता है। कविता की सुंदरता इससे बढ़ जाती है। और ये दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्य मुख्य जो शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, जो बार बार आते हैं, उसका मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, समझाया है। और एक और शब्दालंकार है जो आपकी किताब में है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति यानी एक शब्द बार बार दोहराया जाना, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं होता है। देखो, यमक अलंकार में दो शब्द आते हैं, अर्थ में अंतर होता है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में दो शब्द आएंगे लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं होंगे। सिर्फ कविता की पंक्ति की सुंदरता उससे बढ़ती है। जैसे एक पंक्ति है, आपके सिलेबस में ही है, पाठ्यक्रम में दी गई है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी, जल्दी और जल्दी एक शब्द है, दो बार आए हैं, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। सिर्फ कविता की सुंदरता उसके और ज्यादा अच्छी निखार के लिए कवि ने उसमें एक शब्द को दो बार लगा दिया है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये अलंकार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने इन जितने अलंकार हैं इनकी परिभाषा और इनके एक एक उदाहरण आपको याद रखने हैं। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो लाइन दी जाती है कि इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार आया है, या फिर अलंकार दे दिया जाता है कि इसका एक उदाहरण लिखिए, परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आप जो मैंने यहाँ शॉर्ट रूप में एक सही और स्पष्ट रूप से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।